वेलकम टू ज्ञानदीप एकेडमी। लास्ट क्लास में हमारा बायोकेमिस्ट्री हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें 1 आवर का एक कंप्लीट रिवीजन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक रह गए थे, तो जिसको हम इस पार्ट में आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी पूरे सब्जेक्ट की, है ना, जिससे पूरा रिवीजन हो जाए, हमको एग्ज़ाम में हमको वो ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आपको लेक्चर अच्छा लगे तो और कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट चाहे तो आप कमेंट्स में थोड़ा सा अपने व्यूज़ दे, तो जिससे हम और उसको इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारा मेटाबॉलिज्म तक कवर हो गया था। अब नेक्स्ट इसमें मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, वर्किंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रेब साइकिल हो गया था हमारा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हो गया था। अब आगे हम मिनरल्स पे। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होता है? देट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फूड एंड आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी। हमारी वर्किंग के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, है ना, जो जरूरत, उसको मिनरल्स। मिनरल्स को रिक्वायरमेंट के बेस पे दो कैटेगरी में बांट दिया, है ना, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो होते जो हमको लार्ज क्वांटिटी में नीडेड होते, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पड़े, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड। माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट, इनको कम क्वांटिटी में जरूरत है पर है जरूरी है भी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होंगे ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, पॉसिबल असेंशियल ट्रेस एलिमेंट और नॉन असेंशियल ट्रेस एलिमेंट। असेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है, आयरन नहीं खाएंगे तो एनीमिया हो जाएगा, आयोडीन नहीं खाएंगे तो हमको गोइटर हो जाएगा, तो आयोडीन, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, फ्लोराइड, है ना, टीथ के लिए जरूरी होता है। तो ये असेंशियल ट्रेस है। पॉसिबल ऐसे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं होता ऐसे बहुत ज़्यादा कोई डेफिशिएंसी डिसीज नहीं होगी हमको। नॉन असेंशियल बॉडी को रिक्वायर्ड तो नहीं होता, पर खाना पीना हमारा खराब है तो उसमें आर्सेनिक, लेड, मरकरी बॉडी में आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो टाइप, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, मतलब लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो मतलब कम क्वांटिटी में। माइक्रो के 3 टाइप, असेंशियल ट्रेस, पॉसिबल असेंशियल ट्रेस और नॉन असेंशियल ट्रेस। फिर आता है क्लास में बेस्ड ऑन चार्ज, तो केटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम हो गया, और एनायन मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोराइड, फास्फेट, बाइकार्बोनेट हो गए। फिर आता है क्लास बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, कहाँ होता है, तो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाए, जैसे ये हमारी सेल हो गई, ठीक है, ये अंदर का जो फ्लूइड होता है इसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और ब्लड हो गया, बोन हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, इसको हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो हमको पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ब्लड में कम होते हैं। और यदि हम सोडियम की बात करें, ठीक है, फिर क्लोराइड की बात करें, कैल्शियम की बात, कैल्शियम आपको पता है बोन में ज़्यादा होता है, जिसको हम एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इनका बॉडी में क्या रोल होते हैं? तो सोडियम जो होता है हमारा, है ना, सोडियम पोटेशियम, एसिड बेस बैलेंस, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए खास करके हमको सोडियम और क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है। और मसल इरिटेबिलिटी और न्यूरॉन्स की इरिटेबिलिटी, उनकी फंक्शनिंग के आयंस अंदर बाहर होते हैं, जिससे न्यूरॉन्स के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। देन बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने के लिए। और पोटेशियम जो होता है वो मायोकार्डियल रिप्रेजेंट भी है। देन आता है कैल्शियम का रोल, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन एंड टीथ, बोन टीथ के फॉर्मेशन के उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर के लिए, फिर मसल्स की फंक्शनिंग और न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग के लिए, है ना, कैल्शियम आयन अंदर बाहर जाता है, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है तो मसल कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ती है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी का हमको कैल्शियम की रिक्वायर्ड होती है। फिर आती है कुछ डिसीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, गाइटर क्या होता है, तो घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। सोडियम का ये एग्जिट एग्जाम फार्मासिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम का सिंबल है, याद कैसे रखे, तो हाइपोनेट्रियम, हाइपो मतलब कम, तो डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, हाइपरनेट्रियम मतलब जब सोडियम एक्सेस में हो जाए उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाए, हाइपोकेलेमिया। पोटेशियम का सिंबल क्या है? हाइपरकेलेमिया, तो पोटेशियम की कमी, पोटेशियम का ज़्यादा हो जाना, हाइपर कैल्शियम, हाइपोकैल्शियमिया। फ्लोराइड ज़्यादा होगा तो डेंटल केविटी की प्रॉब्लम आएगी, और जब ज़्यादा हो जाता है तो मोटलिटी, टीथ का कलर चेंज हो जाता है, तो ये उसकी कुछ डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इसमें रोल ऑफ वाटर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो पानी का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, कॉन्स्टिपेशन, पानी अच्छा पियेंगे तो कब्ज नहीं होगा हमको, और एक्ट एज अ कैरियर, जो ब्लड के फंक्शन, क्योंकि ब्लड में पानी ज़्यादा होता है तो न्यूट्रिशन को स्टोनल ट्रैक से उठाकर टिश्यू लेवल तक या सेलुलर लेवल तक ले जाना, वहाँ से वेस्ट को किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके आना। एंडोक्राइन हार्मोन, जो डकलेस ग्रह से पिट्यूटरी के हार्मोन को थायराइड ग्लैंड तक, एड्रेनल तक ले जाने का काम। हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ब्लड में होता है, ब्लड मतलब पानी। फिर डिहाइड्रेशन क्या होता है? नेगेटिव वाटर बैलेंस है, वाटर लॉस, शरीर में पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन कहेंगे। डिहाइड्रेशन कब होता है? उसके क्या है? डायरिया, है ना, और एक्सेसिव स्वेटनिंग,
वोमिटिंग है ना, उल्टियाँ ज़्यादा होना, पसीना ज़्यादा आना, ज़्यादा पेशाब आना, बुखार आना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी होगी तो सीधा सी बात है क्या होगा, तो ड्राई माउथ, मसल वीक हो जाएगी, मसल क्रैम्प, उसमें मरोड़ आना, बीपी कम हो जाना, ठीक है, हेडेक होना, चक्कर आना, कमजोरी आ जाना, ठीक है, ये उसके लक्षण या सिम्टम्स होते हैं। वाटर का शरीर में ज़्यादा आ जाना, वाटर इंटॉक्सिकेशन के लिए जब किडनी बराबर काम नहीं करेगी, ठीक है, या CHF हो जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसके इसमें क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, पानी रुकता है शरीर में। और पानी जब शरीर में रुकेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का डायल्यूट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही है, पर पानी रुक रहा है तो फिर वो डायल्यूट हो जाएंगे, खास करके सोडियम, मतलब हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। और हाइपोनेट्रेमिया होने से सीजर और कोमा की प्रॉब्लम आती है, साथ में कंफ्यूजन, नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम आती है। फिर आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, ठीक है, तो पानी की कमी होगी तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ORS लेना पड़ेगा। तो ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो ग्लूकोज बेस्ड साल्ट सॉल्यूशन, ग्लूकोज होगा, साल्ट होंगे, पानी होगा, ठीक है। और ओरली लेते डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर रिहाइड्रेशन के लिए। तो ORS का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 13 ग्राम, और वाटर 1 लीटर होता है इसमें। 1 लीटर पानी का कंपोज, अब बाजार में आप देखोगे तो वहां पर जो आता है वो 200 ml के लिए, तो वहां पर कंपोजिशन आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, ये 1 लीटर के लिए। फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मेसी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो यूज ऑफ बायोलॉजी है ना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी जिससे हम नए प्रोडक्ट बनावे, जैसे GM फूड हो गए, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड हो गए, कुछ ऑर्गेनिज्म हो गए, जिससे हमको हमारे हेल्थ में फ़ायदा हो, हमारी सोसाइटी को उसको कुछ बेनिफिट हो, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जीन थेरेपी, पहला जीन थेरेपी क्या होता है, तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें क्या होता है, डिफेक्टिव जीन, जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, उस जीन को आइडेंटिफाई करके निकालना, उसके रिप्लेसमेंट में या उसके इंस्टीड उसके बदले में बॉडी के अंदर करेक्टिव जीन इंसर्ट करता है, जिससे डिसीज ठीक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। तो इसको कुछ वेक्टर लाइक वायरस का यूज करके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर आता है डायग्नोसिस, बीमारियों की जांच में, तो RDNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन या PCR हो गया, ELISA हो गया, इससे हम बीमारियों की जांच में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिर वैक्सीन प्रोडक्ट्स, वैक्सीन बताए क्या काम में आते हैं, डिसीज से प्रिवेंशन के लिए, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, तो लाइव एटेन्यूएटेड माइक्रोब्स होते हैं, डेड माइक्रोब्स होते हैं, या उनका कोई टॉक्साइड होता है। ये सारे क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जिससे हम हमारे जेनेटिक मेकअप को या फिर सॉरी इम्यूनिटी को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे इम्यून पावर बढ़ जाएगा, हम अगेन वो बीमारियां नहीं होगी। जैसे BCG का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन, कोविड में कोविशील्ड, स्पुतनिक वगैरह हो जाएगी। आज RDNA टेक्नोलॉजी से हमने इंसुलिन बना लिया। इंसुलिन क्या है, पहले एनिमल से लेते जो एलर्जिक होता था, तो अब बनाया जाता है E. coli बैक्टीरिया। E. coli बैक्टीरिया का DNA जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट किया हमने पेनक्रियास की सेल्स के साथ में कल्चर करके, तो नया DNA बना दिया, उसको RDNA टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इससे जो इंसुलिन E. coli से इंसुलिन प्रोड्यूस किया, इतना एलर्जिक नहीं होता। फार्मेकोजेनोमिक्स में क्या करते हैं, या तो पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए, इंडिविजुअलाइज पर्सन के लिए जब दवाई डिफाइन की जाती है, उसमें क्या होता है, जेनेटिक मेकअप के हिसाब से हमको एक बेस्ड दवाई देना फार्मेकोजेनोमिक्स कहलाता है। तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा उसमें। कुछ अदर एप्लीकेशन जैसे ईस्ट के थ्रू एल्कोहल प्रोडक्शन करना, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, GM फूड हमने पढ़े थे सोशल फार्मेसी में, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर, तो जो एक्स प्लांट होता है उससे बहुत सारे दूसरे अच्छे प्लांट तैयार करना, फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये DNA बेस पे। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब DNA के ऊपर भी इसके साथ में ऐड कर सकते। फिर आता है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट क्या होता है, तो कोई ऑर्गन एक पर्टिकुलर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसको एसेस करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम ऑर्गन फंक्शन टेस्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में LFT है, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट है, RFT मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, तो इनको अच्छे से करना है। सबसे पहले हमको पता है लीवर क्या है, लीवर के क्या फंक्शन। लीवर एक हैवीएस्ट ग्लैंड होती है, 1.4 kg के आसपास का वेट होता है एक एडल्ट के लीवर का। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, प्रोटीन बनाता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन वगैरह। फिर ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन करता है, विटामिन का स्टोरेज, और अमोनिया से यूरिया बना, यूरिया साइकिल भी लीवर में होता है। तो लीवर के फंक्शन, मुद्दे की चीज़ है लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, तो हमारा लीवर बराबर काम करा नहीं काम करा उसको पता लगाना लीवर फंक्शन टेस्ट कहलाते। 50-50 रुपए की टेस्ट में हम पता लगा लेते हैं कि भाई लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो SGPT, SGOT ये प्लाज्मा या सीरम में या ब्लड में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स का लेवल यदि बढ़ा हुआ आ रहा है, जब लीवर डैमेज होता है, कोई मसल डैमेज होती है, तो एक
वहां से कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में। तो ब्लड में इनका लेवल बढ़ा हुआ आता है, यदि इनका लेवल एलिवेटेड या बढ़ा हुआ आ रहा था, हम कह देंगे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लाइक हेपेटाइटिस या फिर जॉइंडिस या कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेपेटोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम दिख रही है वहां पर। तो एसजीपीटी सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज और एसजीओटी सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलेटेड ट्रांस, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको थोड़ा अच्छे से करना। ऐसे अल्कलाइन फास्फेटेज होता है, फिर आता है, तो ये सारी चीजें बढ़ेगी तो लीवर में दिक्कत और प्रोटीन घटेगा। जैसे अल्बुमिन लीवर में बनता है और लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, अल्बुमिन का लेवल घट जाएगा। तो ये कहलाता है लीवर फंक्शन टेस्ट, क्या बढ़ता है और क्या घटता है, जो इंडिकेट करता है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। ये सारी चीजें मैंने, अब देखोगे तो ऐप पर आपको सारे नोट्स डिटेल में मिल जाएंगे, शॉर्टकट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप ज्ञानदीप एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर ले, उसमें सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो वहां से भी आप और एक बार डिटेल में अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे आप लोगो देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको। दूसरा आता है किडनी फंक्शन डे। तो किडनी क्या करती है, तो किडनी हमारे बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ठीक, एक्सेस वाटर साल्ट इनको बॉडी से निकाल देती है, वेस्ट को बॉडी से निकलता है, बीपी मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है, ब्लड का पीएच मेंटेन करता है। अब किडनी बराबर काम करे नहीं काम, उसको पता लगाने के लिए कौन सी टेस्ट कराएंगे हम, तो केएफटी करवाएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, या उसको आरएफटी रिनल फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। तो जनरल यूरिन एनालिसिस भी होता है, पर मुद्दे की चीज पे आ जाए, ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट या इन्यूलिन क्लियरेंट है। इन्यूलिन क्लियरेंट टेस्ट में क्या होता है, इन्यूलिन एक डाई एक सब्सटेंस होता है जिसको इंट्रावेनसली किसी पेशेंट को हम दे देते हैं। इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन दिया। अब क्या होता है, इन्यूलिन जो होता है वो किडनी से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ही फिल्टर होता है, ना तो सिक्रेट होता है ना एब्जॉर्ब, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ चला गया, वो सिक्रेट भी नहीं होता, रीएब्जॉर्ब भी नहीं होता। जितना इन्यूलिन यूरिन के अंदर जा रहा, मतलब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उतना अच्छा। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट या रेट जो होती है वो 90 to 120 ml पर मिनट होना चाहिए। तो यदि इन्यूलिन जितना आएगा उसको हम क्वांटिफाई करके पता कर लेते हैं कितना किडनी हमारा फिल्टर कर रही है। फिर आता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये यूरिन में निकल जाना चाहिए। बट यदि किडनी कम काम करेगी तो इनका लेवल कहाँ बढ़ जाएगा, बोले ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ब्लड में इनका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम है। तो क्रिएटिनिन जो होता है वुमेन्स के अंदर 1.2 mg पर डीएल होना चाहिए, मेल के अंदर 1.4 mg पर डीएल होना चाहिए। पर किसी किसी का जब किडनी खराब होती है, किडनी फेलियर होता है, तो उनका क्रिएटिनिन 18-19 के आसपास भी चले जाता है। फिर उस केस में डायलिसिस वगैरह करवाना पड़ेगी, डायरेटिक्स देके उसको ठीक किया जाता है। ये किडनी फंक्शन टेस्ट है। फिर आता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल हम क्यों करते हैं कि कोई इंसान को कोई हार्ट रिस्क तो नहीं है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि लिपिड का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, उनको ब्लॉक कर देता है। यदि वो ब्रेन की वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज हो गया तो स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई, और यदि हार्ट में अंदर ब्लॉकेज हुआ तो हमको कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई है, जिससे आगे ब्लड का सप्लाई क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो उसको पता लगा में लिपिड प्रोफाइल करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है 200 mg से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए। एचडीएल एक गुड लिपिड है, ये चलेगा ज्यादा होगा। एलडीएल बेड लिपोप्रोटीन है, यदि ये बड़ा हुआ आ रहा है मतलब सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है हमको, तो ये लिपिड प्रोफाइल, इसको लिपिड पैनल भी कहते हैं। इसके साथ में अब इसमें यदि ये बढ़ गया तो उसको हम हाइपर लिपिड में कहते हैं, वो लिख सकते हैं। फिर इसमें ड्रग्स कौन से बोले, स्टाटिन्स देते हैं, फिब्रेट्स देते हैं, एटोरवास्टाटिन, सिमवास्टाटिन, लोवास्टाटिन, एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, फिब्रेट देते हैं हमें, है ना। फिर बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन, कोलेस्ट्रालामिन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह दिया जाता है। अब लास्ट चैप्टर है हमारा, यदि सिलेबस को देखोगे इसमें तो लास्ट चैप्टर है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। तो यदि हम टॉपिक के हिसाब देखे जाए तो हमको ब्लड और यूरिन के डिसीज के बारे में पढ़ना है। पर कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोज, इस पे क्वेश्चन आता है। एचआईपी में हम पढ़ा है, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है। ब्लड एक कनेक्टेड टिश्यू है, रेड कलर का होता है, 7.4 इसका पीएच, 6 लीटर्स का वॉल्यूम होता है। ब्लड का कंपोजिशन की बात करें तो उसमें प्लाज्मा और सेल दो चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड में सबसे ज्यादा होता है पानी, पानी के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन हो गए। फिर कुछ साल्ट, इनको अलग अलग लाइन में लिखो एग्जाम में ना, सोडियम क्लोराइड वगैरह होता है, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, हमारे फैटी एसिड मिलेंगे ना, ऑर्गेनिक वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड सब किडनी तक जाते हैं, तो ब्लड में तो होंगे ही होंगे, हार्मोन होंगे, एंजाइम्स होंगे, सर्टेन गैसेस वगैरह होती थी, प्लाज्मा हो गया। अब आता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। आरबीसी का काउंट कितना, 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम, डब्ल्यूबीसी 4000 to 11,000, थ्रोम्बोसाइट 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास होती है। थ्रोम्बोसाइट्स का मेन काम होता है ब्लड की क्लोटिंग कराना। डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म, हमको बीमारियों से बचाता है। इसके अंदर हिपेरिन भी होता है जो ब्लड को क्या करता है, पतला रखता है। और इरिथ्रोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन का रेशियो याद रखना है ना, 14 to 16% और 12 to 14%। और O2 CO2 को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब ब्लड के क्या फंक्शन होते हैं, एक्ट एज ए कैरियर फॉर न्यूट्रिशन, इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन को उठाकर सेलुलर लेवल तक ले जाना, वेस्ट को वहां से किडनी एक्सरे ऑर्गन तक ले जाना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, फिर गैसेस का, और बीमारियों से बचाता भी ये। पीएच में हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ब्लड का थक्का जमा। मुद्दे के पॉइंट पे आ जाओ, डिसऑर्डर ऑफ
ब्लड्स, ठीक है। तो ब्लड की कौन कौन से डिसीज, पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी का बढ़ जाना, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया बोन मेरो ज्यादा काम करेगी। एनीमिया पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनीमिया क्या है, मतलब खून की कमी, कॉमन भाषा मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन हमारा मेल और फीमेल का याद रखना 14 to 16% के आसपास होना चाहिए। यदि किसी का हीमोग्लोबिन बोले 5 पे बोले एनीमिया हो गया है। एनीमिया क्यों हुआ है, तो एनीमिया की बात करें हम तो बोन मेरो के अंदर आरबीसी बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। यदि इसमें आप आयरन नहीं डालोगे तो हीमोग्लोबिन कम हो गया। फिर विटामिन की जरूरत होती तो हीमोग्लोबिन कम हो गया। बोन मेरो कम काम कर तो हीमोग्लोबिन कम। तो पहला था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी हो गई तो आयरन डेफिशिएंसी, इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं, आरबीसी छोटा हो जाता है। फिर आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, इसमें विटामिन की कमी के कारण हुआ। इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो गया। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, तो स्टोमक से सिक्रेट होते हैं और ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल B12 को एब्जॉर्ब करवाता है। यही कम हो गया तो पर्निशियस एनीमिया, हेमोलाइटिक ब्लड का टूटना बढ़ गया, आरबीसी डैमेज हो रहे तो मलेरिया जॉन्डिस में हो सकती है। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो काम करना कम कर दे। बोन मेरो डिप्रेशन एंटी कैंसर ड्रग का और क्लोराम्फेनिकॉल का मेजर साइड इफेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया में सिकल आकार की हो जाती है आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उसमें वेलिन होता है ग्लूटामिक एसिड की जगह, तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बदल जाती है, चेंज हो जाता है वो, ठीक है। थैलेसीमिया में भी अल्फा बीटा चेन का बनना कम हो जाता है। अब एनीमिया पे हम क्या लिख सकते हैं, और तो ये तो टाइप्स हो गए, इसके कॉजेज लिख सकते हैं जो मैंने पैथो में अच्छे से पढ़ा है आपको, सॉरी थेरापेटिक्स के अंदर कोलोजी में। दूसरा लिख सकते हैं इसके सिम्टम्स, सिम्टम्स आपको पता ही है कि भैया इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होगी, थकावट होगी, कमजोरी आ जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फिर थोड़ा चलेंगे थक जाएंगे, चक्कर आएंगे, बहुत कम हो तो गिर जाएंगे, हम कोमा में भी चले जाते। ये हीमोग्लोबिन के बारे में, एनीमिया के बारे में थोड़ा लिखना हमको। ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया, ठीक है। तो एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड या डब्ल्यूबीसी काउंट, क्या कारण होता है, एक्सरे, रेडियो आइसोटोप, कुछ केमिकल्स के कारण हो सकता है। हीमोफीलिया मतलब ब्लड का थक्का नहीं जमना, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। इसमें थ्रोम्बोसिस मतलब इंटरनल क्लोट हो जाता है, वेन या आर्टरीज के अंदर, हार्ट में हुआ, ब्रेन में हुआ तो डेथ भी हो जाए, ठीक है। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूरिन। तो पहले यूरिन क्या होता है, यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, अभी आगे पढ़ के आते किडनी मतलब यूरिन सिस्टम बनाता है। और यूरिन बनने के 3 स्टेप्स, थोड़ा सा कोलोजी के लिए ध्यान रखना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर से रिएब्जॉर्ब। मुद्दे के पॉइंट पे आ जाओ, अलग अलग लाइन मिला। यूरिन में क्या होता है नॉर्मली, यदि कोई इंसान बीमार नहीं तो उसके यूरिन में क्या होता है, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड और साल्ट होंगे। नॉर्मल कैरेक्टर क्या होता है, तो 1 से 2 लीटर के आसपास बनता है, लाइट येलो कलर का था, 6 से 8 पीएच हो गया और इसके थोड़ा सा स्मेल करता है। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आएंगे। एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन में ये नहीं होना चाहिए। यदि ये यूरिन में है तो कोई ना कोई डिसीज को इंडिकेट कर रहा है। यूरिन में प्रोटीन है तो बोलो प्रोटीन यूरिया हो गया, डिफेक्टिव फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिर ग्लूकोज है तो उसको डायबिटीज हो गई होगी, कीटोन मतलब कीटो एसिड, बाइल पिगमेंट मिल रहा है मतलब उसको जॉन्डिस हो गया, यूरिन का कलर बहुत ही डार्क येलो हो जाएगा। पस जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है, और ब्लड जा रहा है उसको हेमेटोरिया, किडनी में कोई इंजरी वगैरह है तो उसके कारण जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आएगा। इसके टेस्ट वगैरह मैंने ऐप पे डिटेल में और पढ़ा रखी, तो वहां से थोड़ा सा देखना है इसको। 100% क्वेश्चन एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन पे आता ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रिवीजन हो। अब यदि क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का आप देखोगे तो थोड़ा सा सिलेबस को मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब थोड़ा सा फोकस करना, जो टॉपिक बोल्ड कर रखे उनको ज्यादा पढ़ना, पढ़ना तो सब चाहिए, ठीक है। तो स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री के, और कार्बोहाइड्रेट का क्लास है मोनो डाई ओलिगो पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट मैंने एमबीबीएस एफआईटी करके पढ़ाया था, उसमें रिड्यूसिंग शुगर के लगाते रेड कलर आता है उसमें बीच वाली टेस्ट में। फिर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड डिराइड। फिर अमाइनो एसिड का क्लास है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, असेंशियल और नॉन असेंशियल। प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी मैंने, उसमें उसके 4 लेवल बनाए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी, क्वासियोरकर, मरासमस डिसीज, लिपिड की टेस्ट पढ़ना अच्छे से, एसिड वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, और डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। फिर 5 डेज 3 डेज डायरेक्शन वगैरह, ठीक है। और इसके फैक्टर बहुत अच्छे से पढ़ना आपको एंजाइम्स के। इसमें टेम्परेचर 40 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर, 6 to 8 pH पे ज़्यादा काम एंजाइम का, उसके ग्राफ भी बताए थे मैंने। एप्लीकेशन देखो उसके, विटामिन का पूरा चार्ट और अच्छे डिटेल में बताया था। 16 मार्क्स से क्वेश्चन और एग्जिट एग्जाम फार्मासिस्ट में बहुत काम में आता है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, साइटोप्लाज्म में होता है। टीसीए मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल, क्रेब साइकिल भी कहते हैं। इसमें एसिटाइल कोए से क्या बनता है, इसमें बनता है एसिटाइल कोए से CO2 बनेगा, एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। फिर हमने बीटा ऑक्सीडेंट फैटी एसिड, फैटी एसिड मतलब RCOOH ना, इसके बीटा नंबर का बीटा कार्बन है ना, CH2 ये बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, है ना। फिर R लगा, उससे एसिटाइल कोए बनता है। फिर यूरिया साइकिल की बात करें तो अमोनिया से यूरिया बनना, अमोनिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, अमाइनो एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनता है। यूरिया नॉन टॉक्सिक है, वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, यूरिन में निकल जाता है। इसमें
NH3CO2 और CCAAOU करके बताया था मैंने, है ना, कार्बोनिल फास्फेट, सिट्रोलिन, अर्जिनिन, ऑर्निथिन और यूरिया। तो जो फर्स्ट वाला लेक्चर हमने देखा था पार्ट 1, उसके अंदर मैंने ये मेटाबॉलिज्म वाली चीज़ें सारी पढ़ाई है, और अभी वाले लेक्चर में मैंने ये सेकंड पार्ट पूरा कवर कर दिया इसका बचे हुए टॉपिक। ठीक है, अब यदि आप सिलेबस पुराने पेपर देखो ये 16 मार्क्स से क्वेश्चन किस पे आ रहा है, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीजन फैटी एसिड, एबनॉर्मल कांस्टेंट ऑफ यूरिन्स, ठीक है, सोडियम के ऊपर आ गया, वाटर का बॉडी में क्या रोल है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, फिर ये इन्युलिन क्लियरेंस टेस्ट है ना, वो जीएफआर को पता लगाने के लिए करते हैं। नॉर्मल सारे काउंट आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे आपको, उसमें सारे लिखे, एग्जिट एग्जाम में, फार्मासिस्ट में और थ्योरी में भी काम में है ना आपको। विटामिन को अच्छे से पढ़ना आपको, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखो, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, है ना, मैंने कुछ स्ट्रक्चर बोले आपको, पूरे काम में ज़्यादा है कि नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, विटामिन सी का स्ट्रक्चर, और 2 असेंशियल अमाइनो एसिड और 2 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर याद रखना है हमको। ठीक है, को एंजाइम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन पे कई बार क्वेश्चन मिलेगा हमको, तो आपको या इंग्लिश पहले नाम लिखना, 2 को एक्सप्लेन करना है, टेम्परेचर पीएच का ग्राफ भी बनाना है, साथ में विटामिन के बारे में अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो ये अब और भी सारे सब्जेक्ट के मैंने लेक्चर सीरीज यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, ज्ञानदीप का चैनल सब्सक्राइब कर ले, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। 1 आवर में आपका एक सब्जेक्ट पूरा कवर हो रहा है इस पर। ठीक है, अपने कमेंट्स लिखे, उसको लाइक करें, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो थोड़ा सा उसमें लिखिएगा आपको क्या रिक्वायर्ड है, उसमें और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें, डिटेल में पढ़ने जाना हो तो आपको ज्ञानदीप का ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और लिंक भी दे रखी है वहाँ पर साथ में। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो पर्सनली कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर भी दे रखे, नोट्स वगैरह भी आपको सारे प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई डाउट रहे तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करें, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगे।